टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज एक बार फिर बात होगी उस युद्ध की जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त सियासत में डाला हुआ है, परेशानी में डाला हुआ है और चिंता यह है कि बस 72 घंटे बचे हैं सीजफायर खत्म होने में। युद्ध विराम बढ़ाने के लिए मुनीर इस्लामाबाद में रेड कारपेट बिछा रहा है और अमेरिका इसे रेड फ्लैग बता रहा है। जैसा ही सुना आपने, रेड फ्लैग, क्योंकि भाई अब चिंता मंडरा रही है, या फिर ये कह लीजिए पाकिस्तान की हकीकत, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की असली चेहरा जो है वो सामने आ गया है। भाई डबल क्रॉस कर रहा है। पाकिस्तानियों की तो ये फितरत ही है, भरोसा तो किया नहीं जा सकता। दरअसल अमेरिकी इंटेलिजेंस ने आसिम मुनीर के ट्रंप के लिए बहुत बड़ा खतरा बता दिया है। भाई उनका फेवरेट फील्ड मार्शल जो है वही उनकी तबाही की, वही उनकी बर्बादी की वजह भी बन सकता है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकियों के साथ मुनीर की जुगलबंदी है, ईरान के टॉप सैन्य अधिकारियों के साथ उसकी मिली भगत है, कासिम सुलेमानी जैसे खुर्द कमांडर से उसकी जिगरी दोस्ती और हुसैन सलामी जैसे आईआरजीसी कमांडरों से उसकी नजदीकियां। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में कुछ ऐसे खुलासे कर दिए गए हैं जिससे आसिम मुनीर का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। कहने को फील्ड मार्शल है, दरअसल टेररिस्ट। अमेरिकी मीडिया में एक बयान तो ऐसा छपा है जो सुनकर अजीब लगता है। संडे गार्जियन का कहना है कि मुनीर को मीडिएटर बनाकर ट्रंप वैसी ही गलती कर रहे हैं जैसी कि बच्चों के शोषण करने वाले को केजी क्लास का टीचर बना दिया जाए। जरा सोच के देखिएगा कितनी बड़ी बात हो गई है। तो क्या मुनीर ट्रंप से डबल क्रॉस करने की हिम्मत जुटा सकता है, या फिर भाई पाकिस्तान की तो फितरत ही यही है ना? क्या इतनी बड़ी हिमाकत ट्रंप जैसे आदमी के साथ पाकिस्तान जैसा चुड़भैया देश कर सकता है? इतना तो तय है कि अगर मुनीर ये हिमाकत करेंगे तो अमेरिका से भी पिटेंगे और ईरान से भी पिटेंगे। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या अपने साथ साथ ट्रंप को भी ले डूबेगा मुनीर? क्या मुनीर वाकई में अमेरिका के साथ डबल क्रॉस कर रहा है? और अगर शांति कराने का दम भरने वाला मुल्क और वो मुनीर ही डबल गेम खेल रहा है तो फिर शांति आएगी कहां से? क्या मुनीर की बेवकूफियां इस युद्ध को और बड़े युद्ध की तरफ धकेल देंगी? और साथ ही साथ ईरान से जिस तरह के बयान आ रहे हैं तो लग रहा है कि आईआरजीसी एक तरफ हो गई है और वहां पर पूरी सत्ता जो है दो फाड़ हो गई है, क्योंकि बयान भी विरोधाभासी आ रहे हैं। और भाई ये कैसा युद्ध विराम है जो कुछ देर के लिए होता है, फिर थोड़ी देर बाद एक नया बयान आता है कि नहीं, हॉर्मुज क्लोज, हॉर्मुज ओपन, हॉर्मुज क्लोज, हॉर्मुज ओपन। तो ये हो क्या रहा है? क्या हम एक और बड़ी युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी आशंका तमाम लोग जता रहे हैं? हमारे साथ खास मेहमान है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। उन्हीं से सवाल पूछेंगे, उन्हीं से जवाब हासिल करेंगे। दीपक वोरा जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक। प्रोफेसर अमिताभ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एएस बहल साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और आरजू काजमी पाकिस्तान से हमारे साथ अब से कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ने वाली हैं। उनसे पूछेंगे भाई ये रिपोर्ट आने के बाद मुनीर साहब ठीक तो है ना, घबरा तो नहीं गए कि पोल खुल गई है? तो आरजू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं कुछ ही देर में। लेकिन प्रोफेसर त्रिपाठी भाई कुछ नया तो हुआ नहीं है, पाकिस्तान तो जग जाहिर है क्योंकि उसकी नीयत ऐसी ही है और हरकतें भी ऐसी ही हैं। तो आपको लगता है कितनी औकात है मुनीर की कि डबल क्रॉस कर ले? एक्चुअली जब रोमांस दो तरफा होता है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा, मुनीर का रोमांस ट्रंप के साथ और ईरान के साथ ये वही स्थिति आ गई है, सैंडविच की तरह मुनीर फंस गए हैं। दरअसल मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को डिकोड करना चाहूंगा। रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट याह्या खान को बोला था कि तुम मेरे बहुत ही यार हो, मेरे डियर हो, और इसी ट्रंप ने भी मुनीर को बोला था कि तुम मेरे डियर फील्ड मार्शल हो। तो जब अमेरिका के दिल में पाकिस्तानी के सारे डिक्टेटर बसते हैं तो मुझे लगता है वहां इशू कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब ये रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि दोनों धड़ों पर खेलना, और इसीलिए विश्वास का संकट इस देश के साथ हमेशा बना हुआ है। तो फितरत ही सही नहीं है, मतलब दो नाव में पैर रखता है, कभी किसी के लिए उधार लेने के लिए चला जाता है, कभी किधर चला जाता है। मतलब ईरान से कह रहा है कि नहीं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो वहीं साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो इजराइल को भी डरा रहा है और फिर कहता है नहीं हम शांति वार्ता कराएंगे। तो समझ से परे, सऊदी का साथ देगा, ईरान का देगा, इजराइल से नफरत करेगा, अमेरिका के साथ रहेगा, चीन को खुश करेगा। तो भैया कॉम्प्लिकेटेड तो पाकिस्तान है। लेकिन सर यहां से जब आपने याह्या खान का जिक्र किया, जब उन्होंने अपना फेवरेट फील्ड मतलब मार्शल बताया था, उन्हें जब अपना फेवरेट जनरल बताया था,
तो पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी, बहुत अच्छा आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा तो ऐसा जिक्र तो किया। नहीं है ये मोहब्बत जो है पाकिस्तान के और टुकड़े करा के दम लेगी? ये यही है पाकिस्तान जो आज ब्लीड हो रहा है, जो अफगानिस्तान उसको मार रहा है, यहाँ से ईरान में संदेह है, और ट्रंप के लोग, अमेरिका के थिंक टैंक कहता है कि ये रेड कारपेट नहीं है, ये रेड फ्लैग है। तो मुझे लगता है ये ब्लीडिंग की कहानी शुरुआत हो चुकी है डिप्लोमेटिकली। वैसे तो ब्लीड ही हो रहा है पाकिस्तान, उसका अपना इतिहास है ब्लीड करने का, लेकिन इतनी बात तो सत्य है कि ये देश वो देश है कि जहां पर पूरी दुनिया के किसी लैंडस्केप में विश्वास जैसे शब्द पाकिस्तान की सरजमी पर कहीं नहीं टिकता है, टेस्ट कहीं नहीं टिकता है। और इसीलिए मुझे लगता है, इसीलिए आसिम, आप समझिए कि ईरान के जब आसिम सुलेमानी को मारा गया था, IRGC का जो थे, तो ये कहा जाता है कि ईरान के क्लोज है। कैसे ईरान का कोई क्लोज हो सकता है? तुम सऊदी के पास जा करके बैठते हो, टर्की के साथ बैठते हो, इजिप्ट के साथ बैठते हो, और उधर अमेरिका के साथ बैठते हो। तो ये बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान का जो चरित्र, चाल और चेहरा है, वो हमेशा एक कॉम्प्लिकेटेड रहा है। वो इसलिए रहा है कि इसका अपना कोई वजूद नहीं है, जिसका वजूद नहीं है, जिसमें ताकत नहीं है, जिसमें पावर नहीं है, पिनाक जी, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर कहीं टिकता नहीं है। जिसकी नींव ही ना हो तो भला वो कहां से ठहरेगा? वो हवा में ऐसे ही बबल ही करता रहता है, हवा में उड़ता रहता है। ट्रंप हवा भर देते हैं तो उड़ जाता है, जिनपिंग हवा भर देते हैं तो उड़ जाता है, सऊदी से पैसे मिल जाते हैं तो थोड़ा चौड़ा जाता है, और फिर जब सर पे आती है तो उधर भागा फिरता है। एक कमोडोर बहल साहब, आपको क्या लग रहा है, आपकी जो समझ है, जो सामरिक समझ की हम बात करें, आपका जो मिलिट्री एक्सपीरियंस है, क्या पाकिस्तान वाकई में ऐसा कर सकता है? क्योंकि अगर धर्म के नाम पर देखें तो वो ईरान को बिट्रे नहीं कर सकता, सऊदी से पैसे लिए उसका साथ छोड़ नहीं सकता, IRGC से मुनीर की नजदीकियां जग जाहिर हैं जितनी गर्मजोशी के साथ वो मिलते हैं। तो ऐसे में क्या टू टाइमिंग कर सकते हैं? वो औकात है इतनी? बेनाज जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं एक चीज पहले भारतीय सेना के बारे में बोल दूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन जब ये बात आती है भारतीय सेना की तो हम ये कहते हैं, लेकिन जहां बात आती है पाकिस्तान सेना की, इतनी बोट्स के ऊपर वो ट्रैवल करता है। एक चीन की बोट है जहां से 81% वो लेता है वेपन सिस्टम्स, दूसरी अमेरिका की गोद में हमेशा बैठा रहता है ट्रंप, और वो तो लंच करते हैं दोनों मिलके, बड़े अच्छे दोस्त हैं। बताया ना, लव एंड हेट रिलेशनशिप है दोनों की, बड़ी अच्छी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं ईरान के साथ वो लड़ भी रहे थे। आपको जनवरी 2024 की बात बताता हूं, जब ड्रोन्स और मिसाइल्स दोनों साइड से चली थी, 18 और 20 जनवरी 2024 को। वहीं कहीं ना कहीं वो पास दिखता है, सऊदी अरेबिया के भी पास दिखता है, कतर के भी पास दिखता है, इजिप्ट के भी पास दिखता है, टर्की के भी। क्यों? क्योंकि एक साइड पे सुन्नी मुस्लिम है, एक साइड पे शिया मुस्लिम है। धर्म का नाम जब आता है मुस्लिम ब्रदरहुड, तो वो कहता है मैंने न्यूक्लियर वेपन बनाया था, किसके लिए? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, इस्लामिक कम्युनिटी के लिए। लेकिन किसके अगेंस्ट? सऊदी अरेबिया उसको ईरान के अगेंस्ट देखता है। इस युद्ध में सऊदी अरेबिया नहीं चाहता था ये युद्ध अभी रुके, लेकिन दोनों साइड से हम ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्या है? पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि ट्रंप ने उनको चूज किया, ईरान ने उनको चूज किया? वो इसलिए चूज किया कि उनको जरूरत किसी ऐसे स्टेट की थी जो सब जगह बिक जाता है। और क्यों थी ये स्टेट की? क्योंकि दोनों 40 डेज से, 40 दिन से लड़ रहे थे। एक फटीग आना शुरू हो जाता है उनके देश के अंदर, अपने देश के अंदर। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी थी, एब्सटेन फाइल चल रही थी, गैस की कीमत $4 पर गैलन से ऊपर चली गई थी, और कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर लगने लग गया था कि रिपब्लिकन पार्टी का पतन करेगा कोई तो वो ट्रंप होगा। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, तो दोनों ने ये सोचा कि चलो कम से कम ये दोनों साइड पे मैसेंजर बॉय की तरह तो हो जाएगा अगर मध्यस्थता नहीं कर सकता। और जब उसने मध्यस्थता करने की कोशिश की दोनों नावों पे पैर रख के, तो कहां गिर रहा है वो? पानी के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे लड़ाई होगी, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं कर रहा, वो इस समय क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहा है। यहां पर सवाल यही है कि अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस, हम ये आज क्यों जिक्र कर रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान की औकात मिडिलमैन से ज्यादा मीडिएटर की तो थी ही नहीं। मीडिएटर बनने के लिए आपका रसूख होना चाहिए, आपका रुतबा होना चाहिए, आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप दोनों मुल्कों को किसी तरह का दबाव, किसी का लालच, प्रलोभन दे सके। वो पाकिस्तान की हैसियत थी नहीं, तो मिडिलमैन की भूमिका जो है वो निभा रहा था। लेकिन मिडिलमैन बन के अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर आप मिस कैलकुलेशन करवाएंगे,
तो दीपक वोरा साहब, ये तो जिसे कहते हैं ना, आग ऑलरेडी लगी थी, आप पानी डालने के बजाय उसमें आप तो तेल घी डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत अहम प्रश्न पूछते हैं और सारे हमारे विशेष मेहमान जो यहाँ बैठे हुए हैं फिर मेरे साथ जो हैं बहुत अच्छा लगता है। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भले ही मेरी 75 साल की उम्र हो। अरे ताली तो बजा दिया करो ना। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, इस समय जो हो रहा है वहां पर, अगर जिहादिस्तानी क्या नाम है उस देश का, हमारे पड़ोसी का, पाकिस्तान, क्षमा कीजिए, तो अगर वहां पर मीटिंग होती है, मुझे याद दिलाती है सर्कस की। सर्कस में शुरुआत होती है, वो हवाई कलाबाज जो होते हैं, ट्रपीज आर्टिस्ट, एक इधर से उधर जाता है, दूसरा इधर से, इकट्ठे कभी नहीं होते, तो लोग ताली बजाते हैं। फिर सबसे जरूरी सर्कस में कौन होता है? जोकर, क्लाउन। क्लाउन तो मुनीर है, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है, और सूत्रधार कौन है? सूत्रधार इजराइल है। बेटा अब एक चीज जरा मुझे 1 मिनट में समझा देता हूं। जंग या जो मीटिंग हो रही है वो न्यूक्लियर वेपन्स या मिसाइल्स या हमास हिजबुल्लाह के बारे में नहीं हो रही। इजराइल नहीं था वहां, ना जाएगा, क्योंकि ईरान 1800, याद रखिए 1800 किलोमीटर दूर है इजराइल से। वो कभी अपनी सेना से हमला नहीं कर सकता। हमला कर सकता है उसका दामाद हिजबुल्लाह। हमास एक दूसरे दामाद को खत्म कर दिया, हूती भी खत्म होने वाले। इसीलिए इजराइल वॉशिंगटन गया, वहां लेबनी सरकार, क्योंकि लेबनान देश तो खत्म हो गया, हिजबुल्लाह ही है, मुलाकात की और बोला अब हम दोस्त बनेंगे और मिलके हिजबुल्लाह को ठोकेंगे। ये इजराइल की जीत है। ईरान तो साइड शो रह गया है। अब हथियार बनाएंगे कि नहीं, फाइनल क्वेश्चन। अगर आप लोग इस्लामिक धर्म से वाकिफ हैं, कुछ हद तक मैं हूं, कई इस्लामिक देशों में काम किया, 20 साल वहां रहा हूं, क्या परमाणु हथियार बनाना इस्लाम में जायज है या हराम है? सोचिएगा, क्योंकि मैंने एक मुल्ला से पूछा था, कहते हैं हराम है। 2001 ने अली खमैनी ने एक फतवा किया था कि नो न्यूक्लियर वेपन्स। 2024 में बोले अच्छा जरूरत पड़े तो बना लेना। तो फिर उनको ठोका गया, हटा दिया गया, और अब आप देखेंगी वहां पर क्या। मेरा मानना है बेटा, 2 दिन के अंदर अगर ये पीछे नहीं हटा इस्लामिक, ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नहीं है, इस्लामिक है, अगर ये नहीं हटे पीछे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको ठोकेंगे अच्छी तरह इजराइल के साथ मिलके। कितनी मार खा सकते हो, ये क्षमता होती है। मेरा मानना है अब राउंड 2 शुरू होने वाला है, और पिंजड़े वाली मुन्नी बाई बैठ के ताली बजाएगी ऐसे वहां। तो यहां पर नीयत जो है वो मुनीर साहब की वो सवालों के घेरे में है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी नजदीकियां और उन्हीं की आड़ में अपनी आर्मी की ट्रेनिंग, या यही कह लें कि वही उसी के वो फील्ड मार्शल भी हैं, उसी टेरर आर्मी के। तो वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में हो, और ये सवाल यूएस इंटेलिजेंस फोर्सेस उठा रही हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये डबल गेम कहीं भारी ना पड़ जाए। प्रोफेसर अमिताभ सर कह रहे हैं कि जंग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने वाली है। एक लॉजिक और भी है जो जंग के अग्रेसिव होने की ओर इशारा करता है, वो ये, विदेश मंत्री रागची एक ट्वीट करते हैं, उसके बाद आईआरजीसी उसका खंडन करता है। तो यानी अब चिंता का सबब यह है, अभी तक तो अमेरिका और ईरान था, कि ईरान में भी सब एक पेज पे नहीं है। कुछ युद्ध रुकवाना चाहते हैं, कोई युद्ध और अग्रेसिवली ले जाना चाहते हैं। अगर आईआरजीसी पूरा कंट्रोल लेकर अग्रेसिवली जाएगी तो फिर बात किससे होगी? देखिए, अगर पूरे इस समय जो बात कर रहे हैं ईरान के लिए, देखें गालिबाफ, अराक्ची और पेजेश्कियान जो उधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें गालिबाफ जो हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कोर के एक रिटायर्ड या एक उनको नया पद दे दिया गया स्पीकर का वहां। वो पूरी तरह उनके इस्लामिक आइडियोलॉजी या उस आइडियोलॉजी पे जिस पर आईआरजीसी बनी है उसको वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह आईआरजीसी और अराक्ची और किसमें मतभेद होगा। मतभेद होंगे, लेकिन सर मतभेद तो दिख रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने, हमारे विदेश मंत्री ने पूरी तरह से इवैल्यूएट करके समझ के वो हॉर्मुज खोलने की बात नहीं की थी, हॉर्मुज बंद रहेगा। अब मैं अपने विदेश मंत्री की स्टेटमेंट को सीधे सीधे उसको अंडरमाइन कर दूं, पब्लिक डोमेन में उसको गलत ठहरा दूं और फिर बंद कर दूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका मतलब भाई यहां तो मसल फ्लेक्सिंग अंदर ही चल रही है। नहीं, देखिए, जब ये बात हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि कौन से टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट होंगे, उनमें से ऊपर नीचे और आगे, जैसे वो कह रहे थे हम 20 साल तक हम न्यूक्लियर नहीं बम बनाने देंगे, अमेरिका कह रहा था, तो ये कह रहे थे नहीं हम 15 साल नहीं बनाएंगे या 10 साल नहीं बनाएंगे। इस टाइप की जो बातें हो रही हैं, और उसमें जब तलखी आते होगा तब वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना बंद करना वो चालू करते रहते होंगे। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इस समय ईरान जिस कगार पे, आज
51 दिन हो गए ईरान में इंटरनेट नहीं चल रहा है, और उस 51 दिन में उन 15,000 इंस्टॉलेशन जहां पर अमेरिका और इजराइल ने बॉम्बिंग की है, उसका तस्वीर अब तक हम देख नहीं पाए कि वहां की विभीषिका क्या है। अगर वो विभीषिका सामने आ जाती है, उनके लोगों को पता चल जाता है, इस बीच जब टॉक्स हो रहा है तो वो सड़क पे आ जाएंगे। चूंकि वो चीज नहीं हो रही है, लेकिन इस समय आप देखेंगे कि कौन ऑफ रैंप करना चाह रहा है, कौन उस रैंप से उतरना चाह रहा है जो आगे बढ़ाता, वो अमेरिका है। ईरान ये भली बात ही चाहता है कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट था इसका, वो अमेरिका अब बेयर नहीं कर पाएगा, और अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन से अटैक करो, मिसाइल से अटैक करो, उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको सिर्फ है कि तेल का भाव कम नहीं होना चाहिए। और रही मुनीर की बात, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो न्यूसेंस की फॉरेन पॉलिसी है। एक तरफ वो ओसामा बिन लादेन को पालता था, घर में रखता था, फिर उनसे कहता था पैसे दो, हम तोरा बोरा पहाड़ियों में बॉम्ब मारेंगे तुम्हारे साथ मिलके। वहां नहीं मिला। दोहा टॉक्स जो हुआ था तालिबान के पहले, हक्कानी फैक्शन और तालिबान के जो फैक्शन थे उसमें भी इन्होंने मीडिएट कराया। उन्होंने क्या किया, दोनों साथ मिल गए, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान पर अटैक किया। यहां भी आप देखेंगे यही होगा, ईरान और अमेरिका मिलकर अटैक तो नहीं करेंगे चलिए, लेकिन दोनों इनको आउटकास्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब नया एक वेस्ट एशिया बनेगा उसमें सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इजराइल के बाद, और उसमें पाकिस्तान का रोल क्रूशियल हो जाएगा। कि जैसा आपने बताया ना, कासिम सुलेमानी को पाल के रखे थे या उनसे बात भी करते थे, यहां भी कोई एक एलिमेंट होगा जिनको वो पाल के रखेंगे, और वो सारे मिल जाएंगे इनको डिफीट करने के लिए, इनके पर्पसेस को डिफीट करने के लिए। तो पाकिस्तान उस न्यूसेंस को पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी की तरह यूज कर रहा है। पोस्टमास्टर की तरह कभी डब्बा खोलता है उस पोस्ट बॉक्स का, उनको लेटर पहुंचाता है, फिर बंद करता है। तो यही चलता रहेगा। और पाकिस्तान की तो नियति भी यही है ना कि वो कब तक इतने बात कराते रहेंगे। आखिरकार अंत में वो दोनों फील्ड मार्शल पॉकेट से एक कटोरा निकालेंगे और कहेंगे अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। तो वो तो चलता ही रहेगा इनका। चलिए, अब पाकिस्तान पे इतना जिक्र हो गया है तो आरजू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी, आपका स्वागत है। यहाँ पर चर्चा हो रही है उस रिपोर्ट की जिसमें मुनीर साहब को रेड फ्लैग बता दिया गया है। ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल जो हैं उनको ले डूबेंगे, ऐसी खबरें चल रही हैं आरजू। देखिए, बिल्कुल वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, लेकिन उस पर क्या कहूँ मैं, इसलिए कि अभी तो इस तरह की बातें होंगी क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप इससे पहले जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे तो एक हद तक तो वो ठीक ही कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से मैसेज पहुंचाने का ही काम कर रहा है, चाहे वो ईरान को हो, चाहे ईरान की तरफ से वो मैसेज लेकर वो अमेरिका में जाके दिया जाए। लेकिन उनको रेड फ्लैग अचानक से कह देना जो है वो मेरा ख्याल है कि कुछ ठीक नहीं होगा। ये ज़रूर है कि मैसेंजर के तौर पे पाकिस्तान काम कर रहा है, और हमें तो बड़ा इंतज़ार था कि एक बार फिर यहाँ पे डायलॉग होंगे, मीटिंग होगी, लेकिन इस वक्त आप जानती हैं कि वो तो ईरान ने मना कर दिया है। साथ ही ट्रंप जो दावे कर रहे थे कि ईरान हर बात मान गया है, ईरान ने सब बातों के लिए हाँ कर दी है, तो वो बात भी गलत साबित हो गई। और उसके ऊपर भी पाकिस्तान में बहुत कहा जा रहा था, और हम क्रेडिट ले रहे थे कि जी हमने ऐसा करा दिया, वैसा करा दिया, और इस वक्त खामोशी है। और ये बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया है कि वो मीटिंग या वो डायलॉग दोबारा भी नहीं हो रहे, लेकिन कब होंगे पता नहीं। लेकिन बहरहाल अब उसमें से पाकिस्तान को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ईरान भी इस वक्त पाकिस्तान की बात को सुन रहा है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अमेरिका तो हमेशा से ही इस्तेमाल करता आया है, तो इस वक्त भी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से जो काम ले रहा है वो सबके सामने है। आरजू, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि भाई एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ से कभी इधर जा रहा है, टर्की जा रहा है, कभी वो ईरान जा रहे हैं, रेड कारपेट बिछवा रहे हैं, आपका सबसे बड़ा होटल जो है खाली करवा रहे हैं, कभी सूट पहन के आते हैं, कभी कैमोफ्लेज पहन के आते हैं, इतनी मेहनत कर रहे थे, अच्छे खासे ट्रंप कह रहे थे मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। अब यहाँ पर वहाँ का जो थिंक टैंक है वो आके कह दे कि भाई आदमी डबल क्रॉस भी कर सकता है, इसकी दोस्ती जो है सुलेमानी से भी थी, ये आरजीसी के बड़े गले मिलता है, तो मतलब मीडिएटर पे शक शुबा होने लग जाएगा, तो मीडिएटर बहुत बुरा फंस जाएगा। देखिए, ट्रस्ट तो किसी को किसी पर नहीं है, और शायद होना भी नहीं चाहिए, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, चाहे किसी और कंट्री की बात की जाए। जब इस किस्म की सिचुएशन हो जहां पर एक दूसरे पे इस तरह से अटैक्स चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, ऐसे में जो बीच में काम कर रहा होता है कि वो दोनों से बात कर रहा है, सबसे ज्यादा डाउट उसी के ऊपर जाता है। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि पता नहीं यहाँ से मैसेज ले जाकर वहाँ पे क्या कह दिया, या वहाँ से लाकर यहाँ किस अंदाज में कह दिया, तो बात का मतलब ही बदल जाता है। होना तो यही चाहिए कि ये लोग आपस में डायरेक्ट बात करें, बजाय इसके कि
पाकिस्तान या किसी और कंट्री से कोई जाकर इनको मैसेजेस आरजू साहब कैसी बातें कर रही हैं? डायरेक्ट बात करेंगे तो फिर आप लोगों को कैसे मौका मिलेगा ये बताने का कि वर्ल्ड पीस के सबसे बड़े नुमाइंदे आप ही हैं, आप ही पीस टॉक में इस्लामाबाद अकॉर्ड, मतलब आप मौका छीन रही हैं आप उनसे। अच्छी बात है ये। फील्ड मार्शल मुनीर साहब नाराज हो जाएंगे, सड़कों पे नोबल मांगा जा रहा था उनके लिए और आप ऐसे कह रही हैं कि उनको बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने सोचा था मैंने सुना था नोबल तो बनने भी चला गया था, मेरे ख्याल में रोक दिया गया होगा। लेकिन ये जरूर है कि हमारा काम क्योंकि वक्त से पहले करने के आदी हैं तो हम मुबारकबादियां भी पहले ही ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट बात ज्यादा बेहतर है कि ठीक है पाकिस्तान यहाँ पे मीटिंग करवा दे, अगर ये करवाना चाहते हैं, इतना रोल पाकिस्तान रखे। लेकिन अगर इस तरह से इधर से मैसेज लेके उधर, तो वो तो आप खुद भी जानती हैं कि अक्सर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। हाँ, इधर की उधर करने में दिक्कत तो हो ही जाती है। दीपक वोरा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं आरजू आपसे। मैं इतना कहना चाहता था, मान लीजिए मिसाल के तौर पर, अच्छा है कि नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान की ऑडियंस बैठी है। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सबसे बड़ी आप लोगों का फिक्र क्या है कि ईरान और इजराइल का जंग हो रहा है या फिर पश्तून और बलोच आपको ठोक रहे हैं? आपको डर लग रहा है अगर आप पाकिस्तानी होंगे तो टेंशन क्या होगी? ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट है। अब मैं आपको एक पढ़ देता हूं बेटा। कोई मेरे बलोच फ्रेंड्स आपका लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उन्होंने कहा मिस्टर एम्बेसडर, पिछले 24 घंटों में हमने 200 पाकिस्तानी सिपाहियों को उनकी हुरों के पास भेज दिया। अब आप बताइएगा कि असली चीज क्या है? असली चीज यह है कि अपने देश की अखंडता को बचाओ। अरे इजराइल ईरान एक दूसरे को ठोक रहे हैं, आपकी अम्मा का क्या जाता है उसके अंदर? खामोश बैठिए वहां पर। आरजू भाई बात तो सही है कि पहले अपने घर में मतलब खाने को नहीं है उसको सॉल्व करने की बजाय अपने घर में जो हालात है, अफगानिस्तान से करिए ना, पीस टॉक करनी है तो बलूचों से करिए। यहाँ पर भी लोग यही कह रहे हैं, यहाँ पर भी लोग ये कह रहे हैं अगर आप बलूचिस्तान को और केपीके को लें तो आधा पाकिस्तान तो बन ही जाता है। तो जाहिर है कि 4 में से 2 प्रॉब्लम जो है वहां पे आग लगी हुई है, लोग लड़ रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, क्या कुछ अटैक चल रहे हैं। लेकिन हम जाकर जो है वो एक तीसरी जगह पे हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे झगड़ा रोक देंगे। अगर मैं पहले भी कह चुके, अगर हम इतने बड़े चैंपियन होते तो क्या हमने अफगानिस्तान में जाकर पीस टॉक ना कर ली होती? क्या हमने बलूचिस्तान में जाके अपने इश्यूज को सॉल्व ना कर लिया होता? लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, पिनाज आपको भी मालूम है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पर हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जैसे चाह रहे हैं पाकिस्तान वैसे ही कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा। आरजू आप कह रही हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे चाह रहे हैं पाकिस्तान वैसे ही कर रहा है। एक और थ्योरी, पाकिस्तान के कुछ और सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान दरअसल एक बार फिर से डर्टी जॉब कर रहा है, पीस टॉक सिर्फ बहाना है। ट्रंप साहब जो हैं वो स्टॉक मार्केट्स और जो तेल का खेल है वो पूरा स्टैब्लिश कर रहे हैं और अपनी फोर्सेस लगातार जमा करते जा रहे हैं। ईरान को धोखा देने में मदद कर रहा है पाकिस्तान, और ईरान जब इस तस्वीर को देखेगा तो पाकिस्तान को बहुत ठोकेगा। देखें, ईरान जो है ना वो अफगानिस्तान नहीं है। पाकिस्तान को ये जरूर समझना होगा उन लोगों को जो पॉलिसीज बनाते हैं कि अफगानिस्तान में आपने जो 20 साल किया उसका अभी आप भुगत रहे हैं कि वो किस तरह से अटैक्स चल रहे हैं। ईरान उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, ईरान उससे कहीं ज्यादा अग्रेसिव है। तो ईरान तो फिर जिस तरह से फिर आगे से रिएक्ट करेगा तो शायद ये उसमें से निकलना इनको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ये अपने आप को ये बता रहे हैं कि जी हम तो पीस करवा दी, हमने जंग रुकवा दी। तो वही वाली बात आ जाती है कि अगर आप इतनी जंग रुकवाने वाले होते तो क्या आपका बलूचिस्तान इस वक्त जल रहा होता? क्या इस वक्त आपका केपीके जो है उसकी हालत खराब होती? लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर हमेशा से जब से पाकिस्तान बना है तब से हम एक तरह से अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं और आज भी इसी वजह से हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर सीधा आरजू आप बहुत साफ गोई से यहाँ पर कह रहे हैं। आरजू यहाँ पे आपने सुनी लिया, एक दो नहीं बल्कि आप ही के फेलो जर्नलिस्ट हैं भाई। जब उन्हें समझ में आ रहा है, नजम सेठी साहब तो शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं, जब उन्हें समझ में आ रहा है कि अमेरिका बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, सिर्फ स्टॉक मार्केट पेट्रोल के दाम इनको ठीक ठाक रखने के लिए और अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए टाइम बाय कर रहा है, तो जब उन्हें समझ में आ रहा है तो सीधे सीधे है ना कि एक्नॉलेजमेंट है कि भाई हाँ पाकिस्तान पार्टी बन रहा है, ईरान को धोखा दे रहा है। देखिए, बिल्कुल नजम सेठी साहब भी कह रहे हैं, हामिद मीर साहब का भी क्लिप आपने चलाया है, लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, अगर आप शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, या लोगों की बात करें, या इवन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इनकी फैमिलीज यहाँ नहीं है, इनके ना बच्चे यहाँ हैं, ना इनका पैसा यहाँ है। जो पाकिस्तान की हालत खराब है इकोनॉमी में, अगर इन्हीं लोगों का पैसा वापस लाया जाए तो शायद IMF हमसे कर्जा ले ले, इतना पैसा इनका बाहर है।
लेकिन ये लोग अपना पैसा नहीं लेकर आते। ये इनको मालूम है कि इस कंट्री को कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये लोग अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते। इनके बच्चे भी बाहर ही हैं, वो पढ़ते भी वहीं हैं। यहाँ पर ये स्कूल कॉलेज बंद कर देते हैं। अब इन्होंने कह दिया कि जी 3 डेज ऑफ रहेगा, क्योंकि इनके बच्चे यहाँ या कुछ इनका यहाँ पर नहीं है। तो ये जो मर्जी फैसला करे, इनको पता है ये निकल जाएंगे। 1-2 जहाज इनके लिए खड़े रहेंगे, ये उसमें बैठेंगे, चले जाएंगे। आम पब्लिक जो है वो यहाँ पर भुगतने को रह जाएगी, चाहे उसको आके तालिबान मारे या चाहे उनको ईरान अटैक करे या इसराइल करे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बेहिस लोग, आई एम सॉरी टू से, लेकिन इतने बेहिस किस्म के पॉलिटिशियंस और वो लोग जो पाकिस्तान चलाते हैं, मैंने शायद ही किसी कंट्री में होंगे जो यहाँ पर है। इनको अपनी कंट्री से ज़रा सा भी हमदर्दी नहीं है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कीड़े मकोड़ों की जैसे रहते हैं कि 24 करोड़ कीड़े मकोड़े जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। शायद बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन ये है कि इनको इन्होंने कभी इंसान समझा ही नहीं है। ये हर चीज़ में कहते हैं जी पब्लिक को कुर्बानी देनी होगी। अच्छा जी, यानी आप मज़े आप करेंगे। लोग कहते हैं कि जी हमें तरानों पे लगा दिया है, खुद ये खजानों पे लग गए। इस तरह की बातें यहाँ की जा रही हैं, लेकिन जाहिर है कि लोग हाथ में पावर नहीं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। आरजू, फील्ड मार्शल साहब का अगला फोन आपको ही ना आ जाए। आज आप एकदम दिल से इतना ज्यादा बेबाकी से बोल रही है ना, उनका नोबेल भी वापस करवा रही है, कह रही है बातचीत की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप कह रही हैं उनके प्लेन तैयार बैठे हैं। वह आपकी बेबाकी की हम रिस्पेक्ट करते हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी, एयर कॉमोडोर ले आएंगे यहाँ पर। प्रोफेसर त्रिपाठी, इंडिया में इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, एवरीबडी विल वेलकम हम। प्रोफेसर त्रिपाठी, जरा ये बता दीजिए कि अब तो वहां के जब जो बात, मतलब ऐसा तो है नहीं, आप इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पे मैं आप समझना चाहूंगी, जो बात वहां के वरिष्ठ पत्रकारों को समझ में आ रही है, जो बात वहां के आवाम को समझ में आ रही है, जो बात यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी को समझ में आ रही है, वो बात ईरान को समझ में नहीं आ रही कि मुनीर धोखा दे रहा है। वो बात खुद मुनीर और शरीफ को समझ में नहीं आ रही कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर ये डबल गेम चल क्यों रहा है और होने क्यों दिया जा रहा है? देखिए, अभी पाकिस्तान की पूरी तस्वीर तो आरजू जी ने बहुत अच्छी तरीके से रखी, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये इतिहास से सबक, पाकिस्तान की जो हुकूमत है अपने इतिहास से सबक नहीं लेती। पहले स्टेट में मैंने ये बोला था कि रिचर्ड निक्सन ने 1970s में याह खान को बोला कि तुम जाओ किसिंगर के साथ पाकिस्तान जाओ, हमें पाकिस्तान में एंट्री लेनी है। तो चीन में एंट्री लेनी है। तो क्या हुआ कि अमेरिका की चीन में एंट्री तो हो गई, और याह खान बहुत खुश थे कि देखिए हम क्या बड़ा काम कर दिए, 2 महाताकतों को हम एक साथ ले आए, सब कुछ अच्छा था। लेकिन ये सब किसके खिलाफ हो रहा था? उस समय भारत के खिलाफ हो रहा था। भारत ने ऐसी मार मारी, देखो 3 बड़ी ताकतें एक हो गई थी। निक्सन वहां बैठा है, यहाँ का जो मैसेंजर था, कबूतर था, शांति का पैगाम लेने वाला, वो बीच बीच में कर रहा था, और वह चाइना बैठा था। इन तीनों को भारत ने शिकस्त दी और पाकिस्तान को ब्लीड किया, पाकिस्तान को तोड़ दिया, पाकिस्तान को खंड खंड कर दिया। यही बात आरजू जी भी कह रही है कि इनको अपने इतिहास से क्या सबक नहीं मिलती। और मेरा सवाल तो ये है कि आखिर जो अमेरिका के जो बादशाहत है, जो हुकूमत है, उनको क्यों इतना मोहब्बत प्यार होता है इनके साथ पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल या डिक्टेटर? वो इसलिए कि देखिए उनको एक बहुत स्वीट स्पॉट है, ये अमेरिका उनको स्वीट स्पॉट देता है। और मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान खतरा नहीं है, याद रखिएगा। अमेरिका के लिए कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि अमेरिका स्वीट स्पॉट है, जब भी चाहेगा अमेरिका के पास चले जाए। लेकिन खतरा सबसे ज्यादा यदि है तो ईरान से है। वही तो बात है, अगर डबल गेम करेगा तो ईरान कितना मारेगा? अभी सर बता रहे थे, ईरान मारेगा, पक्का मारेगा। जैसे हमने और एक और बता दूं, जैसे अमेरिका का थिंक टैंक कहता है कि ये रेड फ्लैग है, वैसे ईरान के अंदर एक चर्चा है कि मुस्तफा खुमैनी की लोकेशन लेने के लिए मुनीर यहां पर आके बैठा हुआ है। तो ये वही है। तो ये व्यक्ति, इनको अभी वही मार पड़ेगी जो 1971 में भारत ने मार दिया था। अब आते हैं 3 तरफ से। अभी सही बात कह रही थी, हम अभी 1 महीना पहले पूरे बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे, खैबर पख्तून की जिक्र कर रहे थे। तो तुम नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट से तुम्हारे पास अटैक हो रहा है। ईरान ने तुम्हें कुछ दिन पहले ही ठोका था। तो भाई कहां जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो तुम? तो मुझे लगता है कि इतिहास इस बात का गवाह है, जब आपके पास ताकत नहीं होती तो आपका कोई साइड नहीं होता है, और जब आपका कोई साइड नहीं होता है तो आप कबूतर की तरह ऐसे ही घूमते रहते हो। ठीक है, प्रोफेसर त्रिपाठी की बात के बाद बहल साहब से रिएक्शन लूंगी, लेकिन बहल साहब से पहले एक बार आरजू के पास फिर से जाऊंगी। आरजू, फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं ट्रंप साहब बहुत ज्यादा। पिछली बार याह खान को जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने तारीफ के कसीदे पढ़े थे तो पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे। टेंशन तो हाई नहीं है वहां पे, पत्रकार ही कह रहे हैं वहां के, हम नहीं कह रहे, वहां के पत्रकार कह रहे हैं। जरा सोच समझ लीजिए, पिछली बार टुकड़े हो गए थे जब पिछली बार तारीफ हुई थी। ये उसी लाइन पे चल रहे हैं, अपना घर संभाल नहीं रहे हैं, चौधरी बनने चल रहे हैं। देखिए, अमेरिका की दोस्ती से बेहतर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उसकी दुश्मनी ले लेनी चाहिए, इसलिए कि
शायद हम अपने आप को बचा पाएं। लेकिन अगर दोस्ती लेंगे तो फिर जिस तरह की बातें की जा रही हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान आगे जाकर किसी मुश्किल में पड़ सकता है। और जो तारीफ़ें की जा रही हैं तो वो तारीफ़ें तो ऐसी हैं कि अब आपको और मुझे और मेरा ख्याल है सारी दुनिया को समझ आ रही है कि वो तारीफ़ें जो हैं वो एक तरीके से सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए है। और इसीलिए शायद यहाँ पर लोग जो है, आम पब्लिक जो है, उसमें बहुत ज़्यादा अमेरिका को लेके कोई ऐसा नहीं है कि लोग पसंद करते हैं। ना ट्रम्प को कोई पसंद कर रहा है और ना ही अमेरिका की पॉलिसीज़ को। लेकिन मजबूर है, कुछ कर नहीं सकते, ज़ाहिर इनके हाथ में कुछ नहीं है। आम पब्लिक बिल्कुल एक तरह से हमारा वो तो है नहीं कि बाहर निकल आएंगे, प्रोटेस्ट करने लगेंगे या कुछ चेंज आ जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा इस तरह के प्रोटेस्ट या इस तरह की कोई रैली वगैरह मैंने कभी होते देखी नहीं, तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। चलिए, उम्मीद नहीं है यहाँ पे, लेकिन चने के झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रहे हैं बैल साहब यहाँ पे ट्रम्प साहब कि भाई ठीक है तुम अपने घर का आफत छोड़ो, बाद में देखते रहना, तुम्हारा क्या है, नहीं तो दूसरा टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन पहले जरा मेरा डर्टी जॉब कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको हेनरी किसिंजर की स्टेटमेंट तो याद होगी ना, टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज डेंजरस बट टू बी मैं माफ कीजिएगा गलत बोल गया हूं, टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड Fatal. इज फेटल। मतलब आप उसके साथ दुश्मनी करेंगे तो आपके लिए डेंजर है, लेकिन अगर उससे दोस्ती कर ली, ये अमेरिका के हेनरी किसिंजर बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है आपके लिए एकदम खत्म। आज यही हाल शायद पाकिस्तान का आगे जाके ना हो जाए। ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला था 10 फरवरी को? उन्होंने बोला था कि अमेरिका हमको एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद फेंक देता है। और यह चीज बिल्कुल ट्रू है। सारे देश अपना फायदा देखते हैं और अमेरिका सबसे ज्यादा फायदा देखता है। और आप जितने भी अमेरिका ने युद्ध किए आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, कोरिया का देखिए, वियतनाम का देखिए, अफगानिस्तान का देखिए, सीरिया का देखिए, किसी का भी देख लीजिए। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है जो मुझे आते समय लग रही है, इस समय पे ट्रंप चाहते हैं, इतनी बुरी तरह से फंसे हैं, वो चाहते हैं कि वो निकल जाए किसी तरीके से, क्योंकि आने वाले समय में मिड टर्म पोल्स के अंदर रिपब्लिकन पार्टी बहुत बुरी तरह से हारेगी। 35% तक गिर चुकी है उनकी अप्रूवल रेटिंग इस समय, पूरे विश्व में अकेले हैं। क्या आपको मालूम है कि यूरोप के अंदर क्या बोल रहे हैं लोग ट्रंप के बारे में? यूरोप में जो 6 देशों के अंदर पोल हुआ था उसके अंदर उन्होंने यह बोला है कि 36% लोग अमेरिका को थ्रेट देखते हैं और 29% लोग चीन को थ्रेट देखते हैं। यानी कि चीन से भी ऊपर आज ट्रंप को थ्रेट देखा जा रहा है यूरोप के अंदर। मैं खुद यूरोप में गया हूं, अलग अलग देशों में गया हूं, सब जगह ट्रंप से लोग पसंद नहीं करते उसको। और जो भी उसने युद्ध शुरू किए, उन्होंने क्या कहा था 48 घंटे के अंदर मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध, 24 घंटे के अंदर मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद करा दूंगा। आज 4.5 साल हो चुके हैं और 1.25 साल हो चुका है ट्रंप के लिए हुए। क्या रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद हुआ है? और भीषण हो गया है। जिस चीज में उन्होंने हाथ डाला है वो चीज खराब हो गई है। और मुनीर साहब के साथ क्या हो रहा है, जिस चीज में मुनीर साहब हाथ डाल रहे हैं वो भी चीज खराब हो रही है, क्योंकि उनकी मंशा सही नहीं है। लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसी है कि दोनों देशों में, ईरान में भी लेकिन साथ में अमेरिका में भी, एपेटाइट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, नहीं है युद्ध करने का। अमेरिका चाहता है कि युद्ध बंद हो इस समय। ये मेरी फीलिंग है, थोड़ा मैं डिफर कर रहा हूं एम्बेसडर साहब से, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन का फायदा उठा के मैसेंजर की तरह काम जरूर कर रहा है, लेकिन दोनों देशों को जरूरत है अपनी बात मनवाने के लिए। और यहीं पे आके उनको एश्योरेंस कौन देख रहा है? कहते हैं ना कि पाकिस्तान इज पंचिंग वेल अबव इट्स पॉलिटिको इकोनॉमिक वेट। अपनी शक्ति से कहीं ऊपर वो पंच कर रहा है इस समय। वो इसलिए है क्योंकि इन दोनों देशों को जरूरत है कि किसी ना किसी तरीके से एक ऐसी डील हो जिसको ट्रंप को लगे कि मैं जीत गया, मैंने सब कुछ फतेह कर लिया, इसलिए मुझे 440 किलोग्राम यूरेनियम की जरूरत है। उधर ईरान को लगे कि लेबनान का तो हमने पीस करा दी, उसके साथ साथ स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज का कंट्रोल मेरे पास को थोड़ा पैसा मिल जाए, फंडिंग मिल जाए। भाई काम कराया तो थोड़ा पैसा तो चाहिए ना, तो थोड़ी फंडिंग मिल जाए। आरजू, 2 नेगेटिव्स मिलकर पॉजिटिव नहीं बनाते हैं। सर ने सीधा कहा कि 2 नेगेटिव लोग जो हैं और 2 खुराफाती दिमाग जो हैं साथ में आके बैठ गए हैं, दुनिया का क्या ही होगा। आपको क्या समझ में आ रहा है? नजम सेठी साहब तो कह रहे हैं भाई तैयारी चल रही है और बड़ी विभत्स जंग की, और लग तो यही रहा है।
लग तो यही रहा है कि अब जाहिर है कि ईरान भी अब जो कंडीशंस है वो नहीं मानेगा। जो यहाँ पर सेकंड राउंड की तैयारी की जा रही थी वो भी अब रोक दी गई है। और कल गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया है कि मंडे को जो है वो पीस डायलॉग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब तो यही है कि ना ईरान अपनी जगह से हटने वाला है और ना ही अमेरिका मानने वाला है। तो जाहिर है वो अपना फेस सेविंग भी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। तो लग यही रहा है कि एक बार फिर ये लड़ाई या ये अटैक्स जो है दोबारा शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे नुकसान तो सभी का है। जो कंट्रीज उसमें शामिल नहीं है डेफिनेटली उनका भी है। और पाकिस्तान ने जो अभी तक दावे किए थे जी हमने तो जंग रुकवा दी, तो उसका क्या करेंगे ये, फिर आगे क्या जवाब देंगे। और उस पर ना सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान में और भी कई दूसरे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट भी हैं जो यही कह रहे हैं कि भाई अपने यहाँ तो कोई एग्जाम्पल तो सेट करें, चाहे बलूचिस्तान को लेकर या केपीके को लेकर कि आपने यहाँ पे लड़ाई रुकवा दी है। मतलब अपने यहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और दो बड़ी ताकतें या तीन बड़ी ताकतें कह लीजिए कि उनके बीच में जाकर और हम खामखाई जैसे अपने आप को फंसाते चले जा रहे हैं। चलिए, तो अपने घर में तो पहले मामले सुलझा नहीं पा रहे हैं दीपक वोरा जी, यही सवाल सबके जहन में आता है। वो सर ने वही कहा कि अपनी औकात से ज्यादा, अगर बिल्कुल एक सिंपल शब्दों में कह दूं कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक वेट से ज्यादा ऊंचा, जैसे कहते हैं ना, अपनी औकात से ज्यादा फड़फड़ा रहा है वो तो पाकिस्तान। शुरू से ही उनकी औकात रही। अभी एयर कॉमोडोर साहब कह रहे थे कि वो राक्षस मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री सॉरी, वो रक्षा मंत्री ने कहा था कि अमेरिका हमें टॉयलेट पेपर की तरह हमारा प्रयोग करता है। टॉयलेट पेपर जो चीन में बना हो तभी तो उसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि ये शुरू से नियत रही है जिहादिस्तान की। एक वहां पे होता था अजूबा खान नहीं सर, क्या नाम था उसका? हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो वो जो अजूब खान था वो गया अमेरिका 50s में जब आर्मी चीफ था। तो उसने बोला देखो जी, मेरी फौज आपकी फौज, आप अपने लोगों को क्यों मारते हो? हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, मरने को तैयार हैं, बस पैसे दे दो और अग्रीमेंट करो। तो एक दो अग्रीमेंट कर लिए, वो उनका चमचा बन गया। फिर जब उसको ठोका दूसरों ने तो उसने अमेरिका से कहा यार तेरे को कहीं मैं मिला हुआ हूं ना अमेरिका, मैं तेरे को अब बताता हूं तू कौन है। बेसिकली उसको मार खाने की आदत पड़ गई है, झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। बेटा ये जो मैं यहां पहनता हूं अशोका एम्बलम, इसके नीचे लिखा है सत्यम एव जयते, और उनका नारा है हमेशा झूठ का बोलबाला। आरजू, मैं अब आपसे समझना चाहूंगी, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई ये हरकतें मत करो, ईरान अगर अपनी पे आ गया तो अफगानिस्तान नहीं है, बहुत मारेगा। जब अमेरिका के बेसिस को उसने नहीं छोड़ा है, जब गल्फ कंट्रीज को उसने नहीं छोड़ा है, तो फिर सोचो पाकिस्तान क्या हश्र करेगा, बॉर्डर लगता भी है। तो ऐसे में आपको लगता है क्या वाकई में अमेरिका के दबाव में फील्ड मार्शल मुनीर ये हिमाकत, ये बेवकूफ़ी कर सकते हैं कि वो डबल क्रॉस करें ईरान को? देखिए, इनको इस बात से वैसे बचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि डबल क्रॉस करने की ईरान को किसी में हिम्मत होगी, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस ईरान ने दिया है इस पूरी जंग में, जो लड़ाई चल रही थी, वो देखकर लोगों को अंदाजा तो हो गया है कि ईरान कहाँ स्टैंड करता है और ईरान के लोग जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त कोशिश में तो यही है कि ईरान के साथ भी हमारे टर्म्स बने रहें और अमेरिका भी नाराज ना हो। उसके लिए बेहतरीन तरीका तो यही है कि ये इनकी डायरेक्ट, जैसे मैं कह रही हूँ, बातचीत करवाएं। जो डायलॉग है वो डायरेक्ट आपस में करें, बजाय इसके कि यहाँ से मैसेज लें अमेरिका से और ईरान जाएं, उसके बाद ईरान से उठें और कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा भी था जी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत जो है वो पाकिस्तान से आने वाली है। तो अगर ये इस तरह से इतना कह लीजिए इधर से उधर, उधर से इधर जाके मैसेज देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, कहीं ना कहीं मैसेज गलत जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का, मुझे ईरान के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। वो कल को उठ के कुछ भी, चलिए, तो डोनाल्ड ट्रंप पे ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी, और पाकिस्तान पर यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को ट्रस्ट नहीं है। इस ट्रस्ट डेफिसिट में जंग कहां से रुकेगी, हॉर्मुज कहां से खुलेगा प्रोफेसर मेहताब? देखिए, जंग मेरे हिसाब से तो रुक चुका है। अगर अच्छा। आप मेरी अपनी क्योंकि ट्रंप को अगर आप देखें तो ट्रंप बीच में युद्ध छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उनके इकोनॉमिक कॉस्ट वो बेयर नहीं करना चाह रहे, और उनको एक प्यादा मिल गया है पाकिस्तान में जो वो काम करवा रहा है उनसे, ईरान से मीडिएशन करा के। इजराइल इस समय ये जानता है कि उसके लिए ये जंग नहीं रुकी है, ये आगे और बढ़ेगी। लेकिन इजराइल को इतनी छूट अमेरिका दे देगा कि जब भी लगे कि वो हमास और हूती की तरह आगे बढ़ रहे हैं ज्यादा, तो वो ईरानियंस पे अटैक कर दे, और उतनी छूट वो लेके रहेगा। लेकिन इस समय मुझे नहीं लग रहा है ट्रंप साहब वापस उस स्थिति में जाएं जब वो कहें कि हम तबाह बर्बाद कर देंगे, इनका सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। वो स्थिति में अब ट्रंप नहीं है। ट्रंप ये मान गए हैं कि अमेरिकी जनता नहीं चाहती है
कि जंग को आगे बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक कॉस्ट इसके बहुत ज्यादा है। और वो ट्रंप साहब मुनीर को भी, एक फेल्ड प्रेसिडेंट, एक फेल्ड मार्शल को इसीलिए हायर किया है कि वो ये बात करा सके। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या अमेरिका और इजराइल के सामने है कि इसको खत्म कराने की शर्तें क्या होंगी। ठीक है, वो शर्तें पर अग्रीमेंट चल रहा है। और मेरी अगर मेरा असेसमेंट माने तो मुझे लग रहा है ये जंग खत्म होने के कगार पर है। होर्मुज खुलेगा, लेकिन इसका कॉस्ट जो है, जो इसका इकोनॉमिक, दीपक वोरा सर मना कर रहे हैं। नहीं, इसका कॉस्ट जो है वो अमेरिका को भुगतना पड़ेगा कई मामलों में, और ईरान तो भुगतने के लिए तैयार है कि उसके पास कुछ बचा होने नहीं। के लिए कुछ बचा नहीं हो, कह रहे इतना मार दिया तो थोड़ा और मार दीजिए, लेकिन जाएंगे तो इज्जत से जाएंगे। एक छोटा छोटा रिमार्क कि भाई आपको लगता है प्रोफेसर त्रिपाठी जंग रुक रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता है रुकेगी। इसका फॉर्मेट बदल गया है, नेचर बदल गया है। अब ये जो ट्रंप क्या करें ना, अपने बातों से बैक टू द स्टोन एज, सिविलाइजेशनल डेथ, ये सब रुक गया है। ठीक है, जंग नहीं रुकी, लेकिन ये कहा, उसका जो स्टेटमेंट है थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। एग्जैक्टली। अब वो क्या करेंगे, आपने बहुत अच्छा कहा था, हॉर्मुज ओपन क्लोज, अब ये सब चलता रहेगा। और बड़ी जंग मुझे नहीं लगता, वो चाह रहे थे शिफ्ट होना, एग्जिट होना, वो हो चुके हैं। ठीक है, और मुनीर ने इसके लिए अच्छा काम किया। छोटा सा क्लोजिंग रिमार्क। हाँ, मुझे ये लगता है कि स्ट्रेटेजिक कोर्शन का तरीका इस्तेमाल किया जाएगा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का दोनों की तरफ से, जब तक ऑयल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ जाती कि दोनों किसी ना किसी इंटरिम सॉल्यूशन के लिए बढ़ जाएं आगे। तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध इससे आगे हायर इंटेंसिटी पे जाएगा। सीज फायर मेंटेन रहेगा, हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड करते हैं सीज फायर को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीच का रास्ता मिल जाएगा उनको। सर आप मना कर रहे थे, तो मतलब जंग बढ़ेगी? इतने सारे उसके युद्धपोत और सोल्जर्स वहां क्या करने आए हैं? चाय पीने के लिए? उसका भी बहुत खर्चा है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, माने ना माने, मैं डोनाल्ड ट्रंप टोटली डिफरेंट फ्रॉम भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री बहुत ऊंचे हैं उनसे इंटेलेक्ट में, लेकिन दोनों में एक चीज है, जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो कहते हैं। आप देखते जाइए डोनाल्ड ट्रंप, वो ठोकेगा 48 घंटे के अंदर, फिर ठोकेगा। फिर ठोकेगा तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? क्योंकि ईरान को शक होगा। पाकिस्तान फिर जाके और पैसे मांगेगा सबसे, मेरा ख्याल है वो भूटान से भी पैसे मांगेगा। नहीं, दिक्कत तो ये है ना, ईरान शक करेगा फिर पाकिस्तान पे कि भाई तुम तो शांति की बात कराने आ रहे थे, अमेरिका को टाइम मिल गया तो हथियार जुटाने का, जहाज मंगाने का, फौज मंगाने का, तुमने धोखा किया मेरे साथ। 2 साल पहले तो एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे, फिर ईरान के राष्ट्रपति और डार्लिंग ब्रदर जिहादिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए, डार्लिंग ब्रदर, आधे घंटे में फिर मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी। भरोसा कहां है बेटा? चाणक्य, भरोसे के बिना कुछ संभव नहीं है। ठीक है, और भरोसा है ही नहीं, और Thank किसी you. के बीच में भी नहीं है। जन्मदिन मुबारक हो। आरजू, आपका अनुभव क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ आप समझ पा रही हैं? पहले तो ये बता दीजिए, हताशा कितनी है वहां पे? मौका मिल रहा था सूट वूट पहन के, नए ड्रेसेस पहन के आने का, फोटो अप करने का, सोशल मीडिया पर रिलीज करने का। पहली बार था कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में आके बैठा हुआ था, सबकी निगाहें थी, फ्रंट पेज के पन्नों में तस्वीरें थी मुनीर साहब की, शरीफ साहब की। दिल तो टूटा होगा। देखिए, हो सकता है दिल टूटा हो। जाहिर है पाकिस्तान चाह रहा था कि बातचीत हो जाए, और डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि बातचीत हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान चाह रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को टाइम चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप डायलॉग करना चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान बीच में आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को बेसिकली फेस सेविंग चाहिए थी, और पहली बार नहीं है, हमारे पास एससीओ में भी इंटरनेशनल मीडिया आ चुका है, और आपके यहाँ के लोग भी आए थे, जो हमें अच्छा लगा था। तो यकीनन पाकिस्तान को अपना रोल सिर्फ इतना ही रखना चाहिए कि दोनों की बातचीत कराए, बीच में बिल्कुल क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें कि जंग हमने रुकवा दी है, क्योंकि हमारे कहने से कोई जंग बिल्कुल रुकने वाली नहीं है। ठीक है, और आपको क्या लगता है जंग कहाँ जा रही है? मतलब हमारे पैनल में अभी 3:1 चल रहा है, हमारे 3 पैनलिस्ट कह रहे हैं कि भाई रुक रही है, सिर्फ दीपक वोरा सर कह रहे हैं कि नहीं कोई रुक नहीं रही है, बातचीत की आड़ में युद्धपोत आ रहे हैं, सेना आ रही है, और ट्रंप ने कह दिया है तो ईगोइस्टिक आदमी है, करके ही दम लेगा। देखिए, शायद बीच बीच में रोक देंगे, उसके बाद फिर चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि ईरान बहरहाल उनकी कोई कंडीशन नहीं मान रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ टाइम के बाद, जाहिर उन्हें भी अपनी इज्जत बचानी है, तो वो कहते रहेंगे कि जी अब मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जो पहले जिस तरह से अटैक्स थे वो बहरहाल नहीं होंगे। चलिए, तो उतनी एग्रेसिव नहीं होगी। और पाकिस्तान का क्या होगा भाई? मुनीर साहब का क्या होगा? शरीफ साहब का क्या होगा? आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? पीस टॉक तो हो नहीं रहे हैं, सऊदी कहेगा आ जाओ, अब जंग हो रही है, मेरे साथ लड़ लो। नहीं, सऊदीया के ऊपर भी मुझे नहीं लगता कि ईरान उस तरह से अटैक करेगा, और बाकी पाकिस्तान ने तो यहाँ से जो कुछ जिन लोगों को भेजना था या जो करना था वो कर दिया है, पीस वो जो डिफेंस पैक्ट की वजह से। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपके शो में, एक बार फिर कहूंगी कि हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, आप बस देखती रहिए। चलिए आरजू, इस बेबाकी के लिए, उस पूरी चर्चा में हमारे साथ इतना
वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुगाड़ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल शांति के जो थी लोकेशन है ना, वो ऐसी है कि उसे पूरा मौका देती है हर तरफ से फायदा उठाने का और जुगाड़ लगाने का। तो आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।